इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन लेने जा रहे हैं। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम हिस्ट्री के बैकग्राउंड को कल हमने डिस्कस किया। कल कुछ बातों को मैंने लेसन में बताया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसकी एक रूपरेखा हमने बनाई कि किस प्रकार हमारा क्रम चलने वाला है और किस प्रकार हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम उस टॉपिक पर आते हैं। हालांकि उसकी कुछ झलक हमने कल के लेसन में भी देखी कि जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम स्टार्ट कर चुके थे, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी थी, क्या हम पढ़ेंगे, किस प्रकार हमारा क्रम चलेगा और क्या परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से बन सकते हैं, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा करी थी। आप सभी जो कल के लेसन में थे उनको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी, और किसी को अगर कोई डाउट्स है कल का तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं क्विक रिकॉल कर देता हूं कि हमने जो चीजें कल पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एमपीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को हमने देखा जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। दूसरा, उसके अंतर्गत हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 पार्टों में हिस्ट्री को बांटा, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में हम कल क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके विभिन्न नाम कौन से हैं, और इसके बैकग्राउंड की कहानी कि ये फाउंड कैसे की गई, इसकी खोज कैसे हुई, किस किसने इसकी खोज की। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और उससे लेकर मार्शल, यहां तक की स्टोरी सभी को क्लियर हो गई होगी। उसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की मैंने बात करी थी। दूसरी हमने एक बात यहां पर क्या करी थी कि जो हड़प्पा के जो मूल निवासी थे वो एक्चुअली कहां के थे। मैंने आपको एक व्हाइट बर्डन थ्योरी बताई थी, सभी को ध्यान होगा, दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। और मुख्यतः उसमें 2 मत दिए गए थे, विदेशी और भारतीय। तो उन मतों की भी चर्चा हमने कल करी थी। तो जो मत है हड़प्पा के संबंध में, विदेशी और भारतीय, इन मतों की चर्चा हम कर चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ एक बिंदुओं के आधार पर, फॉर एग्जांपल कि मोहनजोदाड़ो का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। पिछले ईयर के पेपर देखोगे तो हड़प्पा, कालीबंगन, रोपड़, चन्नूदड़ो, रंगपुर आदि सीधे एक शब्द दे दिया जाता है और 3 नंबर में वो क्वेश्चन 1 से 2 पंक्ति या 10 से 20 शब्दों में आपसे एग्जामिनर चाहता है। मेंस में भी यही होता है कि हमने एक क्वेश्चन बनना है कि हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को आप बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी बन सकता है नए सिलेबस के हिसाब से, और 11 नंबर में भी बनाया जा सकता है। उसको कैसे लिखना है और उस पर क्या महत्वपूर्ण बिंदु होगी, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रकार कैसा था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के इसके कुछ स्थल और उसकी लंबाई और चौड़ाई। तीसरी जो बात करेंगे कि जैसे मैंने ये बोला कि मोहनजोदाड़ो है तो इसको डिटेल में कि इससे मुख्य मुख्य बातें क्या हो सकती है। 3 नंबर नहीं, अगर हमसे 5 नंबर में भी ये पूछे तो हमारे पास इतना मैटर हो कि हम उसमें से सॉर्ट आउट उसको करके बेटर चीजें कर पाए। और कुछ प्रमुख जो इसकी स्थल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, चन्नूदड़ो हो, जितने पॉसिबल हो पाएंगे आज के लेसन में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडी है सभी? गुड मॉर्निंग शैलेश, दर्शिंग, साहिल का कहना है कि व्हाइट बैकग्राउंड थ्योरी बता दें। और किस किस को सुनना है व्हाइट बैकग्राउंड थ्योरी? व्हाइट बैकग्राउंड नहीं, व्हाइट बर्डन है वो एक्चुअली में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्हाइट बर्डन है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, चलो एक कोई उसका रिवीजन बता देता हूं। देखिए, बर्डन जो वर्ड है, बर्डन, वो बर्डन है एक्चुअली में। बर्डन सुनते हैं ना हम, भार,
बर्डन का मतलब क्या होता है, भार, हमको बर्डन दे दिया गया। बहुत बार आप दैनिक जीवन की दिनचर्या में भी ये शब्द यूज करते हो कि बर्डन हो रहा है, बहुत सारा पढ़ाई का बर्डन हो रहा है। तो बर्डन से मतलब है भार। और इनका ये कहना था अंग्रेजों का कि भाई ईश्वर, हम अपनी मर्जी से तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर रहे हैं, ईश्वर ने हमको गोरे लोगों को ये भार सौंपा है, व्हाइट बर्डन, मतलब अंग्रेजों को, श्वेत लोगों को यह भार सौंपा है कि हम दुनिया में जाकर लोगों को सभ्य कर सकें, जाकर वहां सभ्य कर सके। ठीक है। और ये थ्योरी कहां रॉन्ग हो गई, जाकर के हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो पता चला कि बहुत सारे नगर हमारे पास वेल डेवलप्ड थे उस समय जब यूरोप जंगलों में था। ठीक है। तो ये थ्योरी गलत हो गई। उसके बाद उन्होंने उसको सुमेरिया से जोड़ा कि भाई इनका व्यापारिक संबंध जो है सुमेरिया से था, मेसोपोटामिया से था। तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह इसीलिए खड़ा हो गया क्योंकि हड़प्पा की जो लैंग्वेज थी उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत उसको रखा जाता है, और सुमेरियन सभ्यता को हम पढ़ पाए। आदि जो इसकी बातें थी उस आधार पर उसके बाद में यह सभ्यता सुमेरिया, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी थी। इसका क्षेत्रफल मैं भी आपको बताऊंगा, इसका आकार बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने ये बैकग्राउंड बनाया और ये थ्योरी दी। ठीक है। सभी पीएससी वाले विद्यार्थी हैं या यूपीएससी वाला भी है कोई क्लास में, कमेंट कर दे मुझे। चलिए, अब हमने कल नामकरण की बात करी थी तो हमने ये भी बताया था कि इसके जो प्रमुख नाम है, क्या क्या नाम है कि भाई कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु सरस्वती की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो जो कुछ विभिन्न नाम हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन से हैं, तो आप लिख लेंगे। सीधा आपको दिमाग में चीजें बैठी जानी चाहिए कि आपको याद नहीं करना है। आपको टीचर इसीलिए पढ़ा रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें अनावश्यक जो आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, वो सिर्फ क्लास में आपको समझ आ जाए और उसको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो 4-5 नाम आप यहाँ याद कर लेंगे और नामकरण को, ये जब चीज डिटेल में पूछी जाएगी तो उसी चीज को हम विस्तृत रूप से लिख लेंगे कि भाई कांस्य युगीन है तो क्यों है ना, नगरीय सभ्यता है तो क्यों है। लेकिन अगर 3 नंबर में पूछी जाती है तो सीधा हमने उसको नाम लिख दिया कि सिंधु सरस्वती की सभ्यता है, सिंधु की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक। दूसरी बात हमने करी थी कि मत, तो जो विदेशी और भारतीय मत है, विदेशी मत में आपको कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखने हैं, जैसे जिसमें वीडर, गार्डन चाइल्ड्स, स्मिथ, मैक्स मूलर, कुछ इस टाइप के जो नाम है वो आपको देने। भारतीय में है ना, राघवदास बनर्जी हो गए, रोमिला थापड़ हो गई, मजूमदार हो गए, कृष्णमाचार्य मजूमदार, इस टाइप के जो कुछ लोग हैं उनके नाम हमें भारतीय मतों में देने। अब बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी वो क्या थी, और उसके पहले यह सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, और इसके जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 स्थल बताए गए हैं उनको, जहां से अक्सर प्रश्न बनता है, प्री में भी बनता है और मेंस में भी बनता है। ध्यान देना, रेणु और करुणा और संजना यूपीएससी वाले हैं। ठीक है, डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से भी आपको काफी चीजें इसमें कवर होगी, है ना। मेरी लैंग्वेज सभी को समझ में आती है, क्योंकि भाषा एक बड़ा माध्यम है आप लोगों तक बात पहुंचाने का। चलिए, मैं बात करने वाला था कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न बनेंगे, सबसे पहली बात होती है कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस प्रकार की है। तो ये सभ्यता त्रिभुजाकार है। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां पर हमारा होता है कि फैक्ट जो क्लियर होता है कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कैसी है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, कुछ इस प्रकार से इसके स्थल मिले, जो भी इसकी खुदाई हुई है इस प्रकार से इसके स्थल मिले। मुख्यतः 3 देशों में इसके स्थल मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 देशों में आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ध्यान देना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में स्थल मिलते हैं। इसमें सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में मिलते हैं, केवल 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान में मिलते हैं। यदि हम किताबों के डेटा की बात करें
तो लगभग 1500 स्थल इसके अब तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक जो स्थल हैं लगभग 900 के आसपास, 900 प्लस स्थल। ये डेटा बढ़ता घटता रहता है, लगभग 2000 से अधिक स्थल एक्चुअली में खोजे जा चुके हैं। चूंकि किताबों में अपडेशन नहीं है, लगभग 1500 आपको मिलेगा और 900 से अधिक स्थल जो है भारत में मिले हैं। अर्थात एक प्रश्न यहां पर हमारा एक क्लियर होता है कि स्वतंत्रता के बाद या पहले से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल खोजे जा चुके हैं उनमें सबसे अधिक स्थल किस देश में मिले हैं, जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल है। आपको ये पता होगा कि ये तीनों जो कंट्रीज हैं कभी ना कभी एक ही थी। भारत संघ जो था उसी में पाकिस्तान शामिल था 47 के पहले, और 1896 में अफगानिस्तान भारत से अलग होता है। अफगानिस्तान 1896 के पहले भी भारत में ही था। तो ये जो आपका एरिया है ये पूरा भारत ही था, और इसी में आपको स्थल मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। उसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं कि भाई जो नदियां हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक सप्त सैंधव क्षेत्र हो या सिंधु हो या उसकी सहायक नदियां हो या उसके अलावा भी, तो यहां पर एक दो बातें आती हैं कि भाई कहा गया कि सिंधु की सहायक नदी और सिंधु के आसपास ये स्थल मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन नर्मदा की कुछ घाटियों में, नर्मदा ताप्ती के मुहानों पर भी इसके स्थल मिले, है ना, खाड़ियों में भी इसके स्थल मिले। तो ये जो है चीजें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बन जाती हैं, इसीलिए ये बात नहीं होती। और ये बात हम कहते हैं कि बहुत विस्तृत सभ्यता थी जिसका विस्तार हमें इस रूप में मिलता है जो कि त्रिभुजाकार है। ये क्लियर होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन बनता है, याद रखें 1299,600 1299,600 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उसमें यह सभ्यता फैली हुई थी। इसका विस्तार लगभग इतने किलोमीटर क्षेत्रफल में हुआ करता था। ये आपको याद रखना है, अभी याद रख लीजिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिए। नोटबुक आपके पास है, कोचिंग की मिली ही होगी, और नहीं भी है तो आप जो सिनॉप्सिस बना रहे हैं लेक्चर के टाइम पे आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो ये सब चीजें नोट्स किया करिए अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं कि हम उनको एक बार देखते हैं और हमारे समय की बचत होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। करुणा कह रही हैं सर आप डिटेल में ही पढ़ाइए, तो मैं डिटेल में ही तो पढ़ा रहा हूं, डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं ना। अब एक प्रश्न यहां से क्या बनता है कि इसके सबसे पूर्वी स्थल बताइए, सबसे पश्चिमी स्थल बताइए, सबसे दक्षिणी स्थल बताइए और सबसे उत्तरी स्थल बताइए। चलिए उस पर चलते हैं, ठीक है। ये हमने दिशा बना ली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहां पर प्रश्न अक्सर बनता ही है कि इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था। तो ये जो उत्तरी स्थल था आप सभी जानते हैं, इसका नाम है मांडा। मांडा जो था, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है, जगह है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। अब यहां से प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है, या हमें 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा गया, मांडा दे दिया गया, सीधा सीधा उसने कहा एग्जामिनर ने कि भाई मांडा को आप लिखो। तो मांडा में हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। एक तो सबसे पहला पॉइंट उत्तरी स्थल। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर J&K। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि ये चिनाब नदी के तट पर पाया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी यहां पर स्थल खोजे गए वो मुख्यतः नदियों के किनारे या सभ्यताओं का जो विकास हुआ है दुनिया में,
चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया की अन्य सभ्यताओं, जैसे दजला फरात नदी की सभ्यता हो, मिस्र में नील नदी की सभ्यता हो, या अन्य नदियों की सभ्यता, चीन की होंगहो नदी की सभ्यता हो, उसी प्रकार भारत की सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो सभ्यता है या अन्य नदियों की, वही बात होती है कि जब भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो नदी होगी वो होगी चेनाब, और चेनाब आप जानते हैं कि ये कहां बहती है, जम्मू और कश्मीर में। तो ये 3 पॉइंट यहां पर फैक्ट हमारे क्लियर होते हैं कि मांडा इस नगर का, इस नगरीय सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, जम्मू कश्मीर राज्य और चेनाब नदी, यहां से हमारे 3 नंबर पक जाते हैं। क्लियर हो रहा है? आशु ठीक है, 600 नहीं दिख रहा था, ठीक है ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पूर्वी नगर की। तो पूर्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी, और यहां पर वही 3 कि भाई आलमगीरपुर या सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल के विषय में प्रश्न आता है तो वही 3 चीजें होंगी कि आलमगीरपुर, राज्य रहेगा उत्तर प्रदेश, और नदी रहेगी हिंडन। याद रखना, नदी कौन सी रहेगी, हिंडन, हिंडन नदी। सेम चीज यहां पर होती है दक्षिण में, कि दक्षिण जो सबसे इसका स्थल है दक्षिणतम, उसको दैमाबाद भी कहते हैं, कुछ लोग दयामाबाद भी कुछ किताबों में मिल जाएगा आपको, दोनों चीजें आप कह सकते हो, दैमाबाद, दयामाबाद। और इसको जो फाउंड किया गया वो महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र स्टेट। तो 2 चीजें इसमें भी हो गई, महाराष्ट्र, दयामाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल। अब बची नदी, तो ये जो मिला ये प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बता देता हूं कि प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी को हम वृहत गंगा कहते हैं, जैसे हम कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, भूगोल में आप पढ़ते हैं, और गोदावरी को वृहत गंगा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है ना। वर्धा, प्रवरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी। हमारे दक्षिण में पेंच जाकर मध्य प्रदेश की पेंच नदी भी जाकर के वर्धा में मिलती है, और वर्धा भी जाकर के बाद में गोदावरी में मिलती है। हालांकि भूगोल की क्लास नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक है, दिमाग में बैठा के रखना। अब बात होती है इसका सबसे पश्चिमी जो स्थल है, सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सूक्ता गेंडोर। ठीक है, सूक्ता गेंडोर ये मिलता है बलूचिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। चलो बलूचिस्तान की बात निकली तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 में, तो बलूचिस्तान को भी एक स्वतंत्र टाइप के रूप में आजादी मिली थी। बाद में उसने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत में से एक है वो बलूचिस्तान। वहां पर पाकिस्तान का ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर फ्रीडम के मूवमेंट चलते रहते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रहती है कि हमको आजाद करो, लेकिन वर्तमान दुनिया के हिसाब से वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो उसी बलूचिस्तान की बात हो रही है, बलूचिस्तान। अब यहां पर क्या बात हुई कि सबसे पश्चिमी स्थल सूक्ता गेंडोर, बलूचिस्तान, और नदी हो जाएगी दाश्क। क्या होगी? दाश्क नदी। ये सब आपको याद रखना है। मैं धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि स्किप ना हो जाए। टॉपिक बहुत बड़ा है, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत विस्तृत टॉपिक है। हिस्ट्री बहुत हमारा वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का। डिटेल में आप बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए और डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए दिमाग में इसको बैठा के रखें। और जहां भी डाउट आता है बिल्कुल पूछें कमेंट में, ठीक है? तो इसको आप लोग बना लीजिए, 1 मिनट, है ना? मिटा दो इसको। उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दयामाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान। 12,099,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसमें से यदि हमें प्रश्न आते हैं प्री में और मेंस में तो अब आप बना लोगे, क्योंकि इसके अलावा इसके डिटेल में पढ़ाऊंगा हालांकि आगे, लेकिन मुख्यतः प्रश्न इसी प्रकार के बनेंगे। इसको मैं रफ करता हूं। चलिए अब देखते हैं इसकी विशेषता की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब विशेषता की हम बात करते हैं
तो कुछ प्रमुख बिंदु उन्हीं पर बात होगी। अब यहां जब विशेषता की बात होगी तो हमसे जो प्रश्न बनेगा वो 5 मार्कर में बनेगा या 11 मार्कर में, क्योंकि आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो इस बार मेंस लिखने के लिए मूड में है, जिनने पीएससी का एग्जाम दिया हो और जो जिनको लग रहा है कि हो जाएगा और हम मेंस की तैयारी कर रहे हो? जैसा मुझे जानकारी है कि सभी नए फ्रेश बच्चे हैं, नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो बात वही है कि 5 मार्कर और 11 मार्कर में आपको ये प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है आप उस पर चर्चा करिए। तो हम उसी के आधार पर इन बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं नगरीय सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक कांस्य युगीन व्यापार प्रधान तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात क्या होती है कि नगरीय सभ्यता। सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की हमारी सभ्यता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। इसके पहले 1921 के पहले क्या हो रहा था, जब मार्शल महोदय ने खुदाई के आदेश दिए, इसके नेतृत्व में खुदाई हो रही थी, तो इससे पहले तक हम आर्यों को या वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। यह प्रश्न भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में दोनों में क्या डिफरेंस था, इसके अंतर को बताइए। एमपीपीएससी भी पूछता है और यूपीएससी भी इस प्रश्न को पूछता है। तो जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर दूंगा और वैदिक को कंप्लीट कर दूंगा तो बाद में आप लोग खुद याद दिलाना, इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और उस आंसर को किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है कि नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता क्योंकि भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, ऐसा एक सभ्यता जिसके अंतर्गत हमें पहली बार भारत में नगरों के अवशेष मिले या नगरों की कार्यशैली देखने को मिलती है खुदाई के दौरान। इस कारण यह इसकी एक प्रमुख विशेषता हो जाती है। भाई दूसरा क्या है, तो दूसरा आद्य ऐतिहासिक। कल भी मैंने आपको बताया, आप सभी को स्पष्ट है कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से मतलब ऐसी सभ्यता जिसके लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हैं किंतु उन लिखित प्रमाणों को हम पढ़ नहीं सके, है ना, जिन प्रमाणों को हम पढ़ नहीं सके उस सभ्यता को हमने आद्य ऐतिहासिक में रखा है। तो आद्य ऐतिहासिक होना भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी जो हो जाती है वह है कांस्य युगीन सभ्यता, कि जैसे नवपाषाण काल में आप देखोगे। अच्छा, नवपाषाण की बात निकली है तो थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं या बहुत सारे अवशेष ऐसे मिलते हैं जो हड़प्पा से पूर्व के होंगे या नवपाषाण से रिलेटेड मिलते हैं, आऊंगा उस पर। तो कांस्य युगीन सभ्यता, जैसे नवपाषाण में हम तांबे का आविष्कार कर चुके थे, तांबे से हम औजार बना रहे थे, यहां हमने तांबे को और टीन को मिलाकर के एक धातु बना लिया था जिसका नाम था कांसा, और ये सभ्यता में कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिलती है, कांसे की नर्तकी जो नृत्य करती हुई मुद्रा में कांसे की एक मूर्ति मिलती है। तो इस आधार पर कहा गया कि भाई ये सभ्यता जो थी कांस्य युगीन थी, मतलब नवपाषाण से थोड़ी एडवांस थी। ठीक, व्यापार प्रधान है। कितने लोगों ने मूवी देखी है, सिंधु घाटी सभ्यता पर बनी है, मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन की एक मूवी है, देखना। व्यापार प्रधान जो है तो उस पे कहा गया कि ये जो सभ्यता थी कि भाई इसमें बिजनेस बहुत होता था। अब व्यापार कैसा होता था उस पर भी ध्यान देना। मुद्रा या विनिमय आपने कहा है डिटेल में बताना, तो मैं चीजों को थोड़ा सा विस्तार में जरूर बताऊंगा कि विनिमय जो होता था या लेन देन होता था तो वहां कोई मुद्रा नहीं मिली है कि भाई पैसा या मुद्रा पे लेन देन हो रहा है।
है ना। तो संभवतः वो किस आधार पर होता था, वो वस्तु विनिमय होता था, बार्टरिंग सिस्टम होता था। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं तो वस्तु विनिमय होता था यहां पर, कि एक वस्तु के अगेंस्ट में जो है आप दूसरी वस्तु दें। उसमें भी मुख्यतः एक बिंदु समझ में आता है जिस पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं और सहमत होते हैं कि ज्यादातर जो स्थल खोजे गए उनमें एक कॉमन इमारत मिलती है। वो इमारत है अन्नागार। ध्यान देना, विशाल अन्नागार नहीं कह रहा हूं, केवल अन्नागार कह रहा हूं। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, इनकी डिटेल हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। लेकिन अन्नागार जो होता था जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता था, तो उसका संभवतः लॉजिक ये निकाला गया कि टैक्स के रूप में अनाज को लिया जाता था, है ना। और उस अनाज का भंडारण हम कहां करते थे, अन्नागार में करते थे। तो जब हमने कर के रूप में अन्नागार में इसको किया तो यहां से भी यह अनुमान मिलता है कि पैसा या मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था, ठीक है, अन्नागार में। दूसरा एक लॉजिक यहां से लगाया जा सकता है कि जब अकाल, सूखा या ऐसी कोई आपदा, जैसे अभी हमारे देश में कोरोना चल रही है ना, ये महामारी है, ऐसी कोई आपदा या ऐसा कोई संकट देश पर आए तो इन अन्नागारों के माध्यम से अनाज की पूर्ति सभ्यता में या वहां का जो भी सिस्टम था, नगर थे, गांव थे, लोग थे, उन तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये जो अन्नागार है इसकी स्टोरी यहां पर समझ में आती है। हर जगह मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, अन्य स्थल हो, वहां पर आपको यह अन्नागार की इमारत जरूर देखने को मिलेगी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो व्यापार प्रधान थे, तो वस्तु विनिमय तो हमने समझ लिया, तो ये क्या विदेशी और देशी दोनों बिजनेस करते थे या फिर केवल देशी या केवल विदेशी? तो यहां पर हमें बात समझ में आती है कि इनका जो ट्रेड था या इनका जो व्यापार था वो अंतरराष्ट्रीय भी था, विदेशी भी था और देशी भी। तो सबसे पहले विदेशी की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल जो था, कि इससे लॉजिक कहां मिलता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेरिया की सभ्यता से ये व्यापार करते थे। जो लोथल हमारा बंदरगाह था, ठीक है, लोथल सभी जानते हैं गुजरात के पास में भोगवा नदी, लोथल जो बंदरगाह था उससे हमारा पश्चिम एशिया या वेस्ट एशिया के साथ व्यापार होता था, उस बंदरगाह से ट्रेड होता था। तो उससे भी ये चीज समझ में आती है कि हम फॉरेन बिजनेस करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे या विदेशी व्यापार उस सभ्यता के अंतर्गत किया जा रहा था। अब दूसरी पॉइंट आती है कि देशी व्यापार कैसे हो रहा था, ठीक है। तो देशी व्यापार कैसा हो रहा था कि फॉर एग्जांपल चहूदड़ों की जो मैंने बात करी, तो चहूदड़ों में, जैसे चहूदड़ों कहां मिलेगा आपको, सिंधु नदी के बाएं तट के आसपास, है ना। उसको मैप में मैं आपको जरूर बता दूंगा, मैप दिख रहा है सभी को। फॉर एग्जांपल आधा ही बनाया मैंने, ठीक है। तो इसमें एक बिंदु है, यहां पर देखिए कि यहां पर ध्यान देना, यहां पर मोहनजोदाड़ो जो है यह स्थल मिलता है। सिंधु नदी कुछ इस प्रकार यहां से बहती है, हमारा भारतवर्ष है, सिंधु नदी कुछ इस प्रकार आ रही है, मोहनजोदाड़ो सिंधु के तट पर है। यहां पर जो है आपका, ठीक है, अरेबियन सी पड़ता है, अरब सागर, पाकिस्तान में कराची के पास में कराची बंदरगाह, मुंबई, ये सब अरब सागर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर हमारा गुजरात राज्य है, ठीक है। और ये सिंधु के ही यहां पर आपको चहूदड़ो, ये जो स्थल है ये आपको देखने को मिल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि चहूदड़ो जो है ये तो यहां पर है सिंधु के पास में, उत्तर में, थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में। और एक पॉइंट यहां पर आता है मनके की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैप में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दो। उमंग का क्वेश्चन है सुमेरिया का, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इस पॉइंट पर चल रहे हैं।
ठीक है, तो ये बात थी मोहनजोदाड़ो, चौहूदड़ो और यहां पर गुजरात। अब देखिए, आपने एक रत्न जो होते हैं, बहुत सारे रत्न पहनते हैं, उसमें एक गोमेद पत्थर होता है, गोमेद पत्थर की बात हो रही है, ठीक है, गोमेद पत्थर जो कि समुद्र में मिलते हैं। ये सब रत्न, समुद्र कहां था? समुद्र गुजरात में था। अब ये गुजरात से पत्थर निकालकर मनके बनाने के कारखाने चौहूदड़ो में मिलते हैं, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने चौहूदड़ो में मिलते हैं, या मनके इन सब चीजों की। तो मनका मतलब जो मोतियों की एक टाइप की माला होती थी या मोती टाइप की चीज होती थी, और उसमें गोमेद पत्थर और इन चीजों का यूज होता था। तो ये यहां से लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि भाई वो पत्थर यहां से यहां आया, तो ये जो है ये चीजें एक स्थल से दूसरे स्थल पर मिल रही है। मनके या गोमेद पत्थर या जिन चीजों की कारखाने चौहूदड़ो में मिले, वो चीज एक्चुअली में वहां नहीं उगाई जा रही थी या मिल रही थी, वो चीज कहां मिल रही है? गुजरात के पास समुद्री क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाला होता है कि इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये देशी व्यापार भी कर रहे थे और इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे थे, क्योंकि यहां से जो बंदरगाह है ये पश्चिम एशिया की ओर प्रवेश कराता है। ईरान, इराक वाला जो क्षेत्र, सुमेरिया की सभ्यता, एशिया के आगे, ईरान से आगे वाली जो क्षेत्र है या मध्य एशिया के आगे वाली क्षेत्र है, उस क्षेत्र की हमने यहां पर बात करी। तो इस प्रकार हम यहां इस बिंदु पर स्पष्ट होते हैं कि इस सभ्यता का व्यापार देशी भी था, विदेशी भी था, और उसमें वस्तु विनिमय जो था, बार्टरिंग सिस्टम था, वस्तु विनिमय था, ना कि मुद्रा की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अधिक डिटेल में बता दिया, इसको मैप से बता दिया। उम्मीद करता हूं मैप दिमाग में बैठेगा, क्योंकि चीजें जब आप मैप से पढ़ते हो, हालांकि हिस्ट्री ज्यादा टीचर मैप से नहीं बताते हैं, बट फिर भी कोशिश ये रहती है कि मेरी आपको दिमाग में बैठे, चीजों को याद ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। तो भाई शांति प्रिय सभ्यता थी। अब शांति प्रिय सभ्यता से मतलब, तो शांति प्रिय सभ्यता इसीलिए कहा गया कि यहां पर कोई भी अस्त्र शस्त्र या औजार नहीं मिले। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शस्त्र, औजार, ये सब चीजें नहीं मिलती। जैसे हम ऋग्वेद में पढ़ेंगे, आर्यों में युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आर्य नार्य का दशरथ युद्ध हो रहा है या अन्य चीजें हो रही है, तो ये सिस्टम यहां नहीं मिला। इसीलिए हमने ये कहा कि ये सभ्यता बड़ी शांतिप्रिय थी और इसमें युद्ध और औजार जैसी जो चीजें नहीं मिली, तो युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता शांतिप्रिय सभ्यता थी। अब यहां की हम बात करें तो भाई यहां का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मूर्ति मिलती है, मात्र सत्तात्मक समाज के बारे में विवरण उससे मिलता है। नेक्स्ट, संस्कृति की बात करें तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो भी चीज थी कि भाई पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, इन चीजों की बात हमने करनी है। आगे डिटेल में और बताऊंगा। तो प्रश्न यहां पर अगर हमें विशेषता का आता है, चाहे वो 5 नंबर में पूछा जाए, चाहे वो 11 नंबर में पूछा जाए, या यूपीएससी के 12.5 नंबर का क्वेश्चन हो, इन सभी में आप इन पॉइंट को पुट करके डिटेल लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? अगर आप मेरी बात को समझ पाए और लिख पाए तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विशेषताओं का आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बोरिंग तो नहीं लग रही है हिस्ट्री?
चलिए अब स्थलों की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों को बोर नहीं लग रहा है तो और मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हिस्ट्री में हम देखते हैं ना, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और ये वैदिक है, ये बहुत लोगों को ये बोरिंग टॉपिक्स लगते हैं और है भी एक्चुअली में, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को मजा आए और आप लोगों के दिमाग में बैठा, है ना। क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ने का वो मजा है वो मौर्यों के समय से ही शुरू होता है, असली जो मजा आएगा आपको। अभी तो चीजें मैं फिर भी बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, और उन स्थलों में किस प्रकार की चीजें थी, किस प्रकार के प्रश्न वहां बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यतः आप एमपीपीएससी के पूरे पेपर उठाकर देख लो पिछले 5-6 सालों के, तो स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन उसने 3 नंबर में ही दिए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मोहनजोदाड़ो पूछ चुका है 3 नंबर में, हड़प्पा को पूछ चुका है 3 नंबर में, कालीबंगा को पूछ चुका है 3 नंबर में, चहूदड़ो को पूछ चुका है, देख लेना आप पेपर को, रंगपुर पूछ चुका है। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी बैठे हुए हैं कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सीधे सीधे 3 नंबर में पूछे गए हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जैसे किसी बार हड़प्पा पूछा गया तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप अध्ययन करेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। एमपीपीएससी का पिछले एग्जाम का पेपर देखना, वर्ष 2015 में, आई थिंक 15 में या 14 में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिस्ट्री के पेपर के उसमें पूछा, मध्य प्रदेश में पर्यटन को डाला, पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण से 14-15 में एग्जाम में क्वेश्चन आया। वही प्रश्न रिपीट हुआ 16-17 में, सेम क्वेश्चन सेम नंबर में। फ्रांस की क्रांति भी रिपीट हुई, रूस की क्रांति भी रिपीट हुई, औद्योगिक क्रांति भी रिपीट हुई है। तो ये स्टडी और ऐसा मूल्यांकन जरूर किया करो कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन, अगर स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो और एग्जाम में सही में सिलेक्शन के लिए सीरियस हो आप, तो क्योंकि आप नए हो, फ्रेश बैच है, आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी को, इसलिए ये सब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। संभवतः अन्य टीचरों ने भी बताया होगा, नहीं बताया तो भी आप इन चीजों को ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हड़प्पा की। ठीक, हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल। अब हड़प्पा से क्या क्वेश्चन बनेंगे? पंजाब, रावी, मोंटगोमरी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, नगर, टीले, पूर्वी, पश्चिमी, नगर टीला, दुर्ग। ठीक है, सभी को दिख रहा है अच्छे से फ्लो चार्ट? अब हड़प्पा की बात हो रही है, हड़प्पा की बात हो रही है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हड़प्पा की जो खुदाई है या इस स्थल को फाउंड कब किया गया, किस वर्ष इसको हमने फाउंड किया? तो वर्ष 1921। सभी जानते हैं, हम इसको ऑलरेडी पहले कल भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी बातें आगे विस्तार से आज कर रहे हैं। 1921 में हड़प्पा जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ये इसकी खुदाई करते हैं, और ये स्थल रावी नदी के तट पर फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। और रावी नदी के तट पर जब मिलता है तो ये स्थल कहां मिलता है? पंजाब में।
जिस पंजाब की मैं बात कर रहा हूं यह पाकिस्तान का पंजाब है। दरअसल दो पंजाब है, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। जिस प्रकार दो बंगाल है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उसी प्रकार जो हमारा पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है वो पश्चिमी पंजाब है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, पंजाब स्टेट है, उस स्टेट के मोंटगोमरी जिले में जो है हड़प्पा स्थल खोजा गया। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। ये थी इसकी बेसिक बात, अगर 3 नंबर में पूछा जाता है। अब आगे थोड़ी सी विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। तो भाई इसमें क्या हुआ, जब नगर नियोजन पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर जो स्थल हमें मिले हैं वहां 2 प्रकार के टीले मिलते हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर स्थलों में 2 प्रकार के टीले मिलते हैं। उनकी बात करेंगे तो वो जो 2 टीले होते थे उनमें पूर्वी और पश्चिमी भाग में बटे होते थे। तो जो पूर्वी टीला होता था उसको नगर टीला बोला जाता था। ठीक है कि भाई नगर टीला, नगर में ये बसा हुआ था। दूसरा पश्चिमी टीला जो होता था उसे दुर्ग टीला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला, क्योंकि इसमें दुर्ग जैसी दीवार थी, एक बॉर्डर थी, एक किले के रूप में ये था। ठीक है, इसकी किलेबंदी की जाती थी। इसको कुछ नाम दिया है इतिहासकारों ने, उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, इस प्रकार फ्लो चार्ट को आप बना ले अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो, नहीं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्ग टीला, ये पश्चिमी टीला जो है ये दुर्ग टीला है। ठीक है, इसे रफ कर दूं। चलिए, अब 2 चीजें मैंने बताया आपको कि पूर्वी टीला था और पश्चिमी टीला था, है ना। जो दुर्ग टीला था उसे इतिहासकारों ने माउंट एबी नाम दिया। टीले को माउंट एबी नाम दिया। अब जहां पर भी टीले मिले, बहुत सारे टीले मिले, तो उनमें ए बी सी डी ई एफ इस टाइप के उन्होंने नाम दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दुर्ग टीलों को उन्होंने माउंट एबी कहा। दूसरा एक एफ टीला मिला उनको। उस एफ टीले की विशेषता क्या थी कि उसमें 18 वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं। ध्यान देना, नोट कर लेना, अगर नोटबुक में नहीं होगा तो इसे नोट कर लेना कि 18 वृत्ताकार चबूतरे एफ टीले से मिलते हैं जो दुर्ग टीले के अंतर्गत था, और इसमें आपको 18 वृत्ताकार चबूतरों को देखने को मिल जाएगा। तीसरी एक पॉइंट इसमें हड़प्पा में जो महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा से क्या मिलता है, तो एक R37 प्रकार का कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कब्रें मिलती हैं, लगभग 37 के आसपास कब्रें मिलती है, इसलिए हमने इसको R37 प्रकार का कब्रिस्तान भी कह रखा होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां पर समझ में आती है कि जो कब्रिस्तान मिले उनमें 12 शव ऐसे मिले जिनमें कांसे के दर्पण मिले। ठीक है, 12 शवों में कांस्य दर्पणों को भी पाया गया। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। हड़प्पा में दुर्ग टीले में माउंट एबी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। एफ टीला जिसमें 18 वृत्ताकार चबूतरे थे, मिट्टी के बर्तन यहां पर मिले, R37 प्रकार का कब्रिस्तान था, और 37 समाधान और कांस्य दर्पण। प्रश्न एमपीपीएससी प्री में अगर हमसे यह पूछा जाता है कि R37 प्रकार का कब्रिस्तान कहां से मिलता है, तो हमारा उत्तर होगा हड़प्पा से मिलता है प्री में। माउंट एबी किस टीले को कहा गया, तो दुर्ग जो टीला होता था, है ना, उसको हमने माउंट एबी कहा। एफ टीले में 18 वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, और कुछ अन्य चीजें जो प्रमुख मिलती हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। किस परिप्रेक्ष्य में, जो हड़प्पा है उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, देखिए टीले क्या होते हैं, मतलब एक दुर्ग जैसे टीले, मतलब आप समझिए कुछ इस प्रकार की आकृति हो गई। ठीक है, रहने के लिए किले टाइप की चीज हो गई, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, उसके अंतर्गत चीजें होती है। ठीक है, उसके अलावा यहां से जो चीज मिलती है उसमें एक शंख का बना बैल मिलता है, इंपॉर्टेंट है। एक बर्तन मिलता है जिस पर मछुआरे का चित्र दिया गया है। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि भाई इसकी जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक। लिपि जो है वो है भाव चित्रात्मक, अर्थात कि जो आकृतियां दी गई है उन आकृतियों के आधार पर हमें यहां पर अनुमान लगाना था और उसके आधार पर उसको पढ़ना था, जिसे हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमने उसको आद्य ऐतिहासिक
काल में रखा हुआ है, तो वही बात कि एक मछुआरे का चित्र मैंने आपको बताया था कि मछली जैसी चीजें हैं या कुछ ऐसी चीजें मिली। दूसरा कि गेहूं और जौ के अवशेष मिलते थे, गेहूं और जौ के अवशेष मिले, तो इससे मुझे एक चीज याद आई कि यहां पर एक वृत्ताकार चबूतरा मिला है। मैंने आपको बताया है वृत्ताकार 18 चबूतरे भी मिले हड़प्पा में। तो जो वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, इससे यह अनुमान लगाया गया कि संभवतः इस चबूतरे का उपयोग जो है इन फसलों को दाबने के लिए किया जाता था। फसल हम दाबते हैं पुराने जमाने में, आपने देखा होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि शवों की दिशा, लगभग 57 के आसपास शव दफनाए गए, है ना। और ये जो शवों की दिशा थी, इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा मालूम होती है। शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाया गया, जिसमें उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था और पैर जो है दक्षिण की ओर होता था। अब हड़प्पा से बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए और इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं बनने चाहिए हड़प्पा में। ध्यान देना, रिवीजन कर रहे हैं हड़प्पा का। नदी रहेगी रावी, 1921, मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान, दयाराम साहनी, उसके बाद में 2 टीलों में बसा हुआ नगर, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी नगरीय, है ना। फिर दुर्ग टीला, दुर्ग टीले को क्या कहा गया, R37 प्रकार का कब्रिस्तान यहां से मिलता है। उसके अलावा शव जो मिलते हैं कब्रिस्तान में, उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण, जिसमें कि सर को उत्तर की ओर रखा गया और दक्षिण की ओर पैरों को रखा गया। शंख का बना बैल कहां से मिला, तो वो हड़प्पा से मिलता है। मछुआरे का चित्र कहां से मिला बर्तन पर मिट्टी के, तो वो हड़प्पा से मिलता है। गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। वृत्ताकार 18 चबूतरे, एफ टीले से, टीले नाम दे दिया उनको, छोटे छोटे घरों जैसे समझ ले या दुर्ग के किले जैसे। और शवों की दिशा की मैंने बात करी। उम्मीद करता हूं हड़प्पा अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसके बाद मोहनजोदाड़ो की ओर बढ़े, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कमेंट करके बता दो मुझे आगे बढ़े या हड़प्पा में कोई डाउट है। मीनल, करुणा, बबलू, नो डाउट, ठीक है। आशु, संजना, धाराशिन, अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है सभ्यता का। इससे प्रश्न अक्सर बनते हैं प्री में और मेंस में दोनों, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी वालों से मेरा प्रश्न है कि उनको जितनी चीजें मैं बता रहा हूं क्या उनके लिए पर्याप्त हैं और उनको समझ आ रही है अच्छे से, क्योंकि आप पीएससी, मुझे ये बात जानकारी है कि मैं पीएससी की बैच में पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतिहास है, कॉमन सब्जेक्ट है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जहां मैं एमपीपीएससी के लिए 5 और 11 शब्दों की बात करता हूं, तो वहां आपके लिए 12.5 नंबर का प्रश्न होता है। सभी जानते हैं 12.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी मेंस में, ठीक है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, तो वही फ्लो चार्ट रहेगा और बस नदी बदल जाएगी। सिंधु, बंदा भी बदलेगा, दयाराम साहनी की जगह दास बनर्जी। ठीक है, ये भारत का नक्शा मैंने पूरा नहीं बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो मोहनजोदाड़ो की हम बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा इस क्षेत्र को उत्खनित किया गया, वर्ष 1922 की बात है। नदी यहां पर रहेगी आपकी सिंधु, और सिंधु के
जो क्षेत्र है, तो ये आप मैप में देख सकते हो, अच्छे से मैंने बता दिया है कि ये वाला जो क्षेत्र है, हम जानते हैं कि हमारे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये वाली दिशा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, वही पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले की बात के अलावा लरकना जिला, मोंटगोमरी हमने हड़प्पा में पढ़ा था, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग 640 किलोमीटर। कितना? हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूरी पर पंजाब का सिंध प्रांत, उसका लरकना जिला, और उसमें हमारा मोहनजोदाड़ो, जो कि सभ्यता का बहुत ही प्रमुख स्थल रहा, जिसकी खोज वर्ष 1922 में की गई। 3-4 पॉइंट यहां पर आप आसानी से लिख सकते हो 3 नंबर में। अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि इस सभ्यता से जिन जिन चीजों को खोजा गया, उन बिंदुओं की बात मुझे करनी है, तो उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। या नीचे लिख देता हूं यहां, विशाल स्नानागार, अन्नागार, काशी की दिख रहा है यहां पर सभी को? ठीक, देखिए, तो ये विशाल स्नानागार मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो से मिलता है। इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी बात मैं आगे विस्तार से करूंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन चूंकि हम शॉर्ट में मोहनजोदाड़ो को देख रहे हैं, तो विशाल स्नानागार, अब जी विशाल स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा चौड़ा, और इसकी एक पूरी एक फिगर दी हुई है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक बात है कि जो मार्शल था उसने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ध्यान देना, विशाल स्नानागार को उसने तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया। किसे? स्नानागार को। दूसरी बात अन्नागार की मैंने आपको बता दिया कि अन्नागार। तीसरी बात, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, है ना, तो जो नृत्य करती हुई मुद्रा में कांसे की मूर्ति मिली है, वह भी मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। बाकी इसकी आगे की चीजें जैसे घोड़े के स्थल और आगे जो जो चीजें इसमें हैं, और बाकी जो अन्य स्थल है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। 1 घंटे का पता नहीं चला, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पूरा बीत गया है, इसीलिए हम अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बचा मोहनजोदाड़ो और आगे के इसके प्रमुख स्थल, ठीक है। फिर आगे की कक्षाओं में इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन और इसका पतन, इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को कंक्लूड करेंगे और पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आशा करता हूं समझ आया होगा आज का लेसन सभी को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। जय हिंद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।